हम लोग ने ग्राफ्स देखे थे। अब आज का जो ग्राफ है वो है, शायद 17 ग्राफ्स हो गए थे, 18th ग्राफ है, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। तो अब इसमें क्या होता है, in this we draw the graph of fx and gx and also find point of intersection of fx and gx by using fx is equal to gx. Now we shade that graph which lies above the another graph, बता रहा हूँ, in an interval, in an interval। ठीक है, ये लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लिख लिया सर। सर एक मिनट। चलो लिख लिया। 2 मिनट। यस सर। सर एक मिनट। देखो इसमें जो है दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं, एक तो y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स और दूसरा होता है y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। ज्यादा ही जूम हो गया। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। ठीक है, सो जब मैक्सिमम होगा तब हम लोग एबव की बात करेंगे और जब मिनिमम होगा तब हम लोग बिलो की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ तुम लोग को कि आखिर कैसे ग्राफ की बात की जा रही होगी। जैसे एग्जांपल है y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। अब देखो इसमें क्या है कि मैं sin x का ग्राफ और cos x का ग्राफ सेम शीट पे बनाऊंगा, सेम एक्स वाई प्लेन पे। उसको बनाने से पहले दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? sin x इक्वल टू cos x। sin x इज इक्वल टू cos x करना पड़ेगा। अच्छा, इस cos x को इधर लेके चले गए तो tan x इज इक्वल टू 1।
अच्छा, हम लोग को ना बस 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है ये वाला, क्योंकि वैसे तो साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड होते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ होगा 10x1? जल्दी से बताओ। x इज इक्वल टू 5/4 5/4 बस, और थर्ड क्वाड्रेंट में 5/4 5 पाई बाय 4। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x जहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स वाले ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। सर ये आपने क्या किया वो नहीं समझा, वापस बताओ ना। एक मिनट रुको। देखो मैंने क्या किया कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, ये दोनों ग्राफ्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको निकालने के लिए क्या किया, दोनों को आपस में इक्वल कर दो। अब cos x को नीचे लेके आ जाओगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो 10x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल टू 1। तो 10x1 कहाँ कहाँ पे होता है, पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे। ओके सर। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मैं साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ दोनों ड्रॉ करूंगा। तो बताओ ये किसका ग्राफ है, sin x साइन एक्स का ग्राफ है बिटवीन 0 से 2 पाई। तो 0 पाई 2 पाई। अच्छा, अब जो है cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे को। ठीक है, तो cos x का ग्राफ 1 से कुछ ऐसा होता है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये cos x का ग्राफ होता है। अच्छा, ये दोनों ग्राफ जो है दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होते है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता, पाई बाय 4, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या होता, 5 पाई बाय 4। इतनी बात समझ में आई। अब हुआ क्या कि हमारे 3 इंटरवल्स बन गए। तो जो 3 इंटरवल्स हैं, वो एक इंटरवल ये वाला हो गया, दूसरा इंटरवल पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 हो गया, और तीसरा इंटरवल 5 पाई बाय 4 से 2 पाई हो गया। अब मेरे को क्या करना है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, मेरे को जो है मैक्सिमम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैक्सिमम का ग्राफ ड्रॉ करना मतलब दोनों में जो ऊपर वाला है उसका ग्राफ ड्रॉ करना, उसको शेड करना एक तरीके से, या उसको एक्सेप्ट करना। तो बताओ 0 से पाई बाय 4 के बीच में रेड वाला ऊपर है कि ग्रीन वाला ऊपर है? सर ये मैक्सिमम वाला क्या बोला, वापस बताओ। पहले मैंने ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए। हाँ सर। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो इन दोनों में जो ऊपर है उसको शेड करेंगे। ऊपर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वाई। ऊपर इन टर्म्स ऑफ वाई। तो इन दोनों में कौन ऊपर है, 0 से पाई बाय 4 में कौन ऊपर है, वाई, आई मीन सॉरी सर, पिंक वाला। हाँ सर। पिंक वाले को शेड किया। अच्छा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में कौन ऊपर है, ग्रीन वाला सर। ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले को शेड किया। और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई में कौन इक्वल है, कौन ऊपर है, अगेन पिंक वाला। अगेन पिंक वाला। तो ये जो पोर्शन बस शेड हुआ है, जो पोर्शन तुम्हारा शेड हुआ है वही एक्चुअल में ग्राफ है। बाकी जो अनशेडेड पार्ट है उसको तुमको एक तरीके से क्या करना है, यू नीड टू रब दैट ग्राफ। सो y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। इसका अगर ग्राफ होता तो एक्चुअल में कैसा दिख रहा होता, फुल एंड फाइनल ग्राफ। फुल एंड फाइनल ग्राफ इसका ऐसा दिख रहा होता। सर ऊपर वाला ऐसे पार्ट मतलब मैं नहीं समझा।
ऊपर वाला पार्ट देखो, ये एक अलग से फंक्शन ही ऐसा डिफाइंड है कि मैक्सिमम का क्या मतलब है कि तुमको ऊपर वाला शेड करना है। जैसे ग्रीन और पिंक और ग्रीन में ऊपर कौन है बताओ, 0 से π/4 के बीच में हाँ वो जो पिंक वाला है वो। पिंक वाला, इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है और ग्रीन वाले का y कोऑर्डिनेट कम है, हाँ तो इसलिए ऊपर वाले को शेड किया मैंने। हाँ तो सर अगर ये जैसे हाँ हाँ तो अभी 5/4 से 5π/4 में पाए और 5π/4 के बीच में जो एरिया है वो तो ऊपर नहीं है, वो उसे क्यों शेड हाँ किया? नहीं, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के रिलेटिव, कौन ऊपर है कौन नीचे है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, समझ गया सर। सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार जल्दी से प्लीज कमेंट क्विकली। हाँ सर एक बार वापस समझ दो ना। हाँ सर सर एक बार वापस समझ दो ना। वापस समझाओ। हाँ और क्या, और Yes. क्या कोई कुछ बोल रहा था? सर ऊपर वाला खाली ग्राफ तो रेफरेंस के लिए था। ऊपर वाला क्या कह रहे हो, ऊपर वाला ग्राफ? सर तो वो खाली हमने रेफरेंस के लिए लिया था। हाँ मतलब एक्चुअल में इन्हीं की, जब तक मैं साइन और कॉस का ग्राफ नहीं ड्रॉ करूंगा तब तक मैं शेड कैसे करूंगा? ठीक है, तो तुम चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को, या मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है ना, बस ऐसा ही ग्राफ दिख रहा होता हमारा। ये जो होता है ये π/4 होता, और ये जो होता है ये 5π/4 होता। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. ओके। अच्छा, इस ग्राफ को देख के क्या तुम रेंज फाइंड कर सकते हो क्या? Yes, sir. देखो ये वाली चीज क्या होती, ये वाली चीज 1 होती, ये वाली चीज 1/√2 होती, और ये वाली चीज -1/√2 होती, सर वो 1/√2 है, वो आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ Okay, पे sir, x की sir. वैल्यू π/4 है, नेक्स्ट cos x दिया ना। ये यहाँ पे x की वैल्यू π/4 है, और π/4 पे हाँ सर समझ गया सर, sin x sin x और cos x दोनों 1/√2 होता है। ठीक है, सो अब सर व्हाट विल बी द ग्राफ इन सर, मिनिमम सर। केस? हाँ बोलो। सर आपने साइन और टैन का ग्राफ क्यों लिया इन दोनों में? मतलब क्या हुआ? सर जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये जो है ये क्वेश्चन है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू सर मैक्सिमम नहीं, ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स का था ना, तो हाँ इसमें आपने टैन और साइन का क्यों लिया? मैंने तो साइन और कॉस का ही लिया है, और कॉस का लिया है। ये साइन का tan ग्राफ है का तो अलग रहता है। अच्छा ओके। और ये कॉस का ग्राफ है। ये तो मैंने sin x इज इक्वल टू cos x क्यों किया? टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। sin x इज इक्वल टू cos x, तो cos x नीचे आ गया तो sin अपॉन cos tan x इज इक्वल टू 1। अच्छा मेरे को लगा आपने टैन का, सॉरी। चलो ये क्लियर है इतना सबको? यस सर। यस सर। ओके सर इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं होंगे तो ग्राफ डिफाइन नहीं होगा ना। हाँ, तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब कि एक ग्राफ एकदम से ऊपर लाइक कर रहा होगा दूसरे के, तो कोई एक ही आ जाएगा सीधा। तो सर कोई तो एक मैक्स ही, वही हाँ, होगा ना। तो कोई एक ही फंक्शन होगा उसमें। ओके सर। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन तुम लोग के लिए है y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x स्क्वायर कॉमा x क्यूब। ठीक है, पहला तो है फाइंड, पहला ग्राफ ड्रॉ करना है, और दूसरा है कि डिटरमाइन द रेंज। ठीक है, पहले तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है और सर उसके इसके बाद रेंज। कोई पैरामीटर्स ऊपर वाले
एग्जाम्पल के लिए? नहीं, पैरामीटर्स नहीं देखते, बस ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। अच्छा, तो रेंज सर? रेंज वो तो हम लोग जब ग्राफ बनेगा ना, तो उसमें जहां से जहां तक y कोऑर्डिनेट कवर हो रहा होगा वो रेंज होगा। जैसे इस केस में ये वाला जो था वो -1/√2 था, और ये जो था ये 1 था, 1 था। तो इसका जो Range हो रेंज गई। होता वो -1/√2 से 1 था। तो जब तक तुमको एक्चुअल ग्राफ नहीं पता चलता वो तुम नहीं बता पाते। अच्छा, समझ गया सर। मिनिमम केस, जैसे अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द ग्राफ इन मिनिमम केस, तो जो नीचे वाला ग्राफ था ना वो शेड होता। जैसे मेरा पता नहीं है, ये चेंज ही नहीं हो पा रहा है। जैसे ये मिनिमम के लिए ये वाला ग्राफ होता है मिनिमम के लिए, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है वो मिनिमम वाला ग्राफ हो जाता है, ब्लू वाला। समझ में आया? यस सर। इंटरवल्स कैसे डिसाइड करेंगे हम? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके, इन दोनों को इक्वेट करके। सर तो जितने रूट्स आएंगे उतना ये होगा ना? सर रेंज 0 to 1 है क्या? क्या? सर रेंज 0 to 1 है क्या? नहीं 0 to infinity रहेगा ना सर? 0 पे। सर ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफ 2x² के नीचे से जा रहा है ऊपर से? ये मैंने सिखा दिया है, ये मैंने सिखाया पिछले सर क्लास। -infinity to 1। तो ग्राफ बन गया, बट वो रेंज के लिए इंटरवल वाला समझा नहीं। देखो, जैसे x² और x³ है, ठीक है। तो ये बताओ कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड करते 0, हैं। 1 मतलब उसके 0। लिए x² इज इक्वल टू, 1 और -1। तो x³ -1 नहीं आएगा, x³ माइनस x²। अच्छा हाँ x², तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाती? 0 और 1 आ जाती, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि ग्राफ ड्रॉ किया। एक x² का ग्राफ था और एक x³ का ग्राफ। अब देखो, एक तो पॉइंट 0 था और एक पॉइंट 1 था जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं। तो x³ तो क्या होता कि नीचे से आ रहा होता, अग्री करोगे? यस सर। अच्छा, x³ जो है वो इस इंटरवल में रेड वाले के नीचे से जाता कि ऊपर से जाता? नीचे से। नीचे से सर। नीचे से जाता, क्योंकि x³ जो है वो छोटा होता x² से, इफ x इज बिटवीन 0 से 1। समझ में आया? यस सर। और फिर ये ऊपर से ऐसे निकल जाता। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मिनिमम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो हमारे पास 3 इंटरवल हो गए। मैं दिखाऊं कौन से 3 इंटरवल? एक तो ये वाला इंटरवल, दूसरा ये वाला इंटरवल, सेक्शन पॉइंट के बीच में नहीं है ना? तीसरा ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो अब मिनिमम, तो मिनिमम के इसमें नीचे देखो लेस देन 0 के लिए नीचे कौन है, ब्लू की रेड? ब्लू। ब्लू, तो ब्लू को शेड किया। अच्छा, 0 से 1 के बीच में नीचे कौन है? अभी भी ब्लू है, तो ब्लू को ही शेड किया। और 1 से बड़े के लिए नीचे कौन है? रेड। रेड।
रेड, तो इसको शेड किया। इतना समझ में आया? ये मिनिमम के लिए है? Yes. ये मिनिमम के लिए। सर आपने तो पॉइंट ऊपर ऑफ जा रहा है। इंटरसेक्शन फाइंड किया तो ना, उसके बाद से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हुआ? पॉइंट ऑफ सर इंटरसेक्शन आपने के बाद पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्ट। इंटरसेक्शन, हाँ, तो हाँ उसके बाद सर। मैंने दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सर एक्सिस पर, हाँ बोलो। बस वो जो 1,1 के बाद का जो अपने पार्ट हाईलाइट किया है वो तो मिनिमम कैसे हो गया? मिनिमम देखो, हाँ तुम हाँ ऐसे समझ सोचो। गया, थोड़ा सा नीचे है ना वो एक्स क्यूब हाँ के। हाँ, हाँ ब्लू ऊपर है, ब्लू ऊपर है और रेड नीचे है। हाँ फिर ठीक है, समझ तो गया। मैंने रेड का ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ किया, और जो नीचे वाला है उसको शेड करते गए। सर शेड जो Yes. करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच में करते हैं ना? हाँ, वो इंटरवल्स में। सर तो फिर इंटरसेक्शन, हाँ, तो जैसे 3 इंटरवल बने ना, जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट 0 और 1 आए, तो 3 इंटरवल बने, एक 1 से बड़ा, एक 0 से 1 और एक 0 से छोटा। सर नंबर ऑफ रूट्स प्लस 1 इंटरवल्स होंगे ना? हाँ, नंबर ऑफ रूट्स प्लस 1, हाँ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? बोले स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो ग्रीन वाला ग्राफ है, इसका रेंज क्या होता है बताओ? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। Minus यस, infinity to plus इसका infinity. रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही होता। समझ में आई बात? हाँ सर। इसका रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड 64, ये दे दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड 64, देन फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करना है। देन फाइंड द रेंज। अब यहाँ पे क्या है, 3 फंक्शंस हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स क्यूब है, और यहाँ पे एक 64 लिखा है। 64 का क्या मतलब हो रहा होगा? सर y is equal So to also 64. constant. वेरी गुड, वेरी गुड। y इज इक्वल टू 64, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही होगी। 64 का मतलब y इज इक्वल टू 64 हो रहा होगा। सर ये तीनों इंटरसेक्ट नहीं करते कभी? करते हैं, तीनों आपस में सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ सर, तो कैसे देखते हैं?
देखो, सोचो सोचो सोचो। सर रेंज 0 से इंफिनिटी होगा क्या? 0 से इंफिनिटी नहीं। सर माइनस इंफिनिटी टू 64। माइनस इंफिनिटी टू 64। हाँ सर। हर्षद का सही है, मेरे को लग रहा है 64 से इंफिनिटी। हाँ सर 64 से इन्फिनिटी तक। Yes, 64 से infinity. 64 से इंफिनिटी। चलो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक तरीके से 3 फंक्शंस लिखे हैं, तो हम लोग को एक बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब करना चाहिए। तो उससे क्या था, एक्स की वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाती, एक तो 0 और 1 आ जाती। उसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 करना चाहिए, तो उससे एक्स की वैल्यू क्या आती तुम्हारी, ±8 आ जाती। फिर एक बार एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 करना चाहिए, तो उससे एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या आती, 4 आ जाती। अब क्या करना है, अब हम लोग को ग्राफ्स ड्रॉ करना है। तो ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दिया। अब ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब अपने मन से ड्रॉ कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा होता और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कहाँ का इंटरसेक्ट करना है, 0 और 1 पे। तो ठीक है, 0 ये वाला पॉइंट होता और 1 कहीं ये वाला पॉइंट होता। एक्स क्यूब जो है वो ऐसे आ रहा होता, शायद ऐसे नीचे से आ रहा होता, नीचे से गया होता और ये ऊपर ऐसे जा रहा होता, ऐसे फिर चला गया होता। सब लोग अग्री करेंगे कुछ ऐसे ही टाइप का हो रहा होगा। यस सर। हाँ सर। ओके, अब एक बात देखो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ 64 वाली लाइन से थोड़ा दूर मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। 64 वाली लाइन ऐसी है, तो इस पॉइंट का 8 होना चाहिए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। और एक्स क्यूब वाला ग्राफ 64 से 4 पे मिल रहा है, और ये एक्स क्यूब वाला एक तो ग्राफ है, तो ये 64 से कहाँ पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। ओके, तो हम लोग ने पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो हमारे पास अगर तुम देखो तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है -8, 0, 1, 4, 8। अग्री करोगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टाइप के हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 6 इंटरवल में हमारा ग्राफ डिवाइड हो गया। अब हो क्या रहा होगा, मान लो ये ऐसे है। जब x -8 से कम होता, जैसे ये होता, तो कौन सा ग्राफ, अब देखो -8 से कम में तीनों ग्राफ होते, तीनों ग्राफ एग्जिस्ट तो कर रहे होते। अब उनमें कौन सा ग्राफ सबसे छोटा सबसे बड़ा होता, ब्लू वाला सबसे बड़ा होता, सबसे ऊपर होता। मतलब समझ तो में आ रहा क्वेश्चन है? में मैक्सिमम पूछा है। हाँ मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम। हाँ सर, तो 64 से। तो हाँ सर 64 से इंफिनिटी। ये वाला ग्राफ
अच्छा, अब तुमको देखने में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो जो कर्व वाले ग्राफ है वो तो नीचे ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन डोमिनेट कर रही है। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद कौन डोमिनेट कर रहा होगा? सर एक्स क्यूब वाला। एक्स क्यूब डोमिनेट X cube कर रहा वाला। होगा। एक्स क्यूब डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का कुछ ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ को देख के अपने रेंज क्या बोल सकते हैं? इस ग्राफ को देख के रेंज बोल सकते हैं, रेंज विल बी फ्रॉम 64 से इंफिनिटी। सो इसका मिनिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम मतलब नीचे वाला होता। अगर मैं मिनिमम से दूसरे कलर से निकालना चाहूँ, तो येलो कलर से निकालना चाहूँ, तो मिनिमम जो है पहले ये आता। तो मतलब हमेशा लोएस्ट वाला देखेंगे सबसे हाँ, नीचे। फिर ये आता। तो इंटरवल से फिर फर्क नहीं पड़ेगा? 0 से -8 एक नया इंटरवल आ गया। हाँ, सर नहीं -8 से नहीं, इतना मतलब वो फर्क नहीं पड़ेगा इंटरसेक्ट कुछ। में नहीं करता, इसलिए डाउट हो रहा है। हाँ, नहीं, येलो वाला जो है मिनिमम वाला हो जाता। ठीक है, तो इसका रेंज, वैसे हम लोग का तो जो क्वेश्चन है वो तो मैक्सिमम वाला है। मैक्सिमम है। अच्छा, अगर कोई कहे कि इस फंक्शन को आप रीडिफाइन करो, तो ये वाला जो ग्राफ था वो किसका था? एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। ये वाला तो 64 था, और ये वाला किसका था? एक्स क्यूब। तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ अगर रीडिफाइन करना है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -8, 64 इफ x इज बिटवीन -8 से 4 तक। ठीक है, एंड एक्स क्यूब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अग्री करोगे? यस सर। इस फंक्शन को रीडिफाइन करने का ये भी तरीका है। तो स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करो, ये सारी चीजें तुम लोग को क्लियर है? मैक्सिमम वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं और ये सब, मैक्सिमम मिनिमम। तो किसी को डाउट, अभी भी किसी को डाउट है, किसी बच्चे को? सर मुझे वो लास्ट वाई वाला पार्ट नहीं समझा आपने जो एक्सप्लेन किया। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट? हाँ सर, लास्ट में जो एक्सप्लेन किया। देखो, तुम ग्रीन वाले ग्राफ पे बस फोकस करो। ठीक है, तो जब x -8 से छोटा होता तब ग्रीन वाला ही ग्राफ हमारा शेड हुआ था, और ग्रीन वाला ग्राफ कौन सा था? एक्स स्क्वायर। तो हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं जब x -8 से छोटा होता। फिर उसके बाद -8 से 4 तक में, -8 से 4 तक में ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन की तरह एक्ट कर रही थी, तो y इज इक्वल टू 64 लिख सकते हैं जब x -8 से 4 के बीच में होता है। और फिर 4 के बाद तो ये ग्रीन वाला ही बढ़ रहा होता, और ये ग्रीन वाला किसका ग्राफ था? एक्स क्यूब का ग्राफ था। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता। ओके सर, थैंक यू। सर रेंज कैसे आता था? रेंज देखो, y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ? यहाँ से यहाँ तक ही तो y कोऑर्डिनेट कवर हुआ। ग्रीन वाले ग्राफ का y कोऑर्डिनेट देखो, ग्रीन वाला ही बस ध्यान में रखो, बाकी सब भूल जाओ। ओके। तो इसका y कोऑर्डिनेट यही कवर हुआ जो मैंने ब्लू कलर से y एक्सिस पे बनाया है। यस सर। और इस पॉइंट का क्या है? 64 है, तो 64 से लेके इंफिनिटी। ओके।
ठीक है, ओके गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई मैक्सिमम मिनिमम वाली। नहीं, अब वन मोर क्वेश्चन नहीं, बहुत देर से 45 मिनट से यही कर रहे हैं, आगे भी करना है, आगे भी पढ़ना है अपने को। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिख देते हैं, चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम पता है सबको, क्या काम होता है? हाँ सर। ओके, तो कौन से नंबर का ग्राफ है ये? 19 है सर। 18 हुआ ना, पता नहीं, जो भी है 19 सर 19। 19th ग्राफ, y इज इक्वल टू GIF ऑफ x। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि it gives an output, it gives an integral output which is just less than or equal to input. It gives an integral output which is just less than or equal to input. तो जैसे GIF ऑफ 5.8 क्या होता? 5 होता। GIF ऑफ 6 क्या होता? 6 होता। GIF ऑफ -2.7 क्या होता? -3 -3 होता। कैसे? -2.7 से एक पीछे वाले इंटीजर पे चले हाँ। जाएंगे। एक पीछे वाले इंटीजर पे हमको जाना है, तो वो क्या होगा? -3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ सर। ये सबको क्लियर है ना कि सर एक बार वापस बताओ ना प्लीज। GIF का काम क्या होता है? GIF का काम ये होता है कि जो उसका इनपुट होता है उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर देना एज एन आउटपुट, अगर अंदर का इनपुट इंटीजर नहीं है तो जैसे GIF ऑफ 5.8, तो 5.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन है? 5 है ना। और अगर अंदर की चीज खुद इंटीजर है तो वो एज एन आउटपुट इंटीजर ही देगा। ठीक है, यस सर, गॉट इट। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो इसका ग्राफ जो है ना, हम लोग पार्ट वाइज ड्रॉ करते हैं। तो अब जैसे मान लो कि मैंने एक से XY प्लेन ऐसा बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे -1 लिख लिया, यहाँ पे -2 लिख लिया, यहाँ पे -3 लिख लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे ये बताओ मेरे को कि अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में होता, अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में होता और किसी ने मेरे को y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने को कहा होता, तो क्या जब इनपुट 0 से 1 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या आउटपुट देता? 0। एग्जैक्टली 0 हमेशा, हर x के लिए, हर x जो 0 से 1 के बीच में है उसके लिए y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा होता। सब लोग अग्री करेंगे इस बात से? हाँ सर। इसका मतलब कि जैसे मान लो इस पॉइंट के लिए
y कोऑर्डिनेट 0, इस x के लिए y कोऑर्डिनेट 0, इस x के लिए y कोऑर्डिनेट 0। अच्छा यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे -1 लिख लिया, यहाँ पे -2 लिख लिया। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ऐसे टाइप का आ रहा होता। अच्छा 1 पे मैंने हॉलो सर्कल ड्रॉ कर दिया। 1 पे हॉलो सर्कल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि जब तुम x की वैल्यू 1 डाल रहे होते तो y की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू 1 पे 1 ही आती। 1 ही आती। तो मतलब मैं यहाँ पे तो प्लॉट नहीं कर सकता ना, फिर तो वो 1,1 पॉइंट हो जाता ना, 1,1 पॉइंट हो जाता। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 आना। तो एक पार्ट ये हुआ। अब दूसरा पार्ट, जैसे मान लो अगर हमारा x 1 से 2 के बीच में है और किसी ने मेरे को y इज इक्वल टू GIF ऑफ x का ग्राफ बोला है, तो क्या x अगर 1 से 2 के बीच में है तो उस केस में क्या GIF जो है कुछ कांस्टेंट होता क्या? सर 1 आता। 1 होता। 1 ही 1 ही आता। मतलब तुम कोई भी x 1 से 2 के बीच में ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 आता। इसका क्या मतलब होता कि 1 से 2 के बीच में ऐसे टाइप का ग्राफ आता और 2 पे हॉलो सर्कल आ रहा होता। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में ऐसे टाइप का ग्राफ होता। सर हाँ, बस उस हॉलो सर्कल का सिग्निफिकेंस बता दीजिए हॉलो सर्कल का सिग्निफिकेंस ये है कि वो कि इंक्लूडेड नहीं है ना। वो इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1 नहीं है। अच्छा। x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1 नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 2 है। हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी इधर ग्राफ ऐसे आता, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये किसका ग्राफ हो गया? जो पिंक कलर का ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। सबको समझ में आया कैसे ग्राफ ये जनरेट हुआ ये वाला? यस सर। यस सर। ओके, सो अच्छा, अब GIF ऑफ x को बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है। अब अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे तो ये, अगर तुमको लग रही होगी कि ये सीढ़ी बन रही है, ऊपर जाती हुई सीढ़ी, हाँ, तो इसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो GIF ऑफ f को स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नाम बोला जा सकता है। स्टेप अप जनरली जो है ये दोनों नाम आते हैं, तीनों ही आ जाते हैं। क्या करें, स्टेप अप, फ्लोर एंड GIF। मोस्ट ऑफ देम GIF बोला जाता है मोस्टली। ठीक है, अच्छा इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा? सर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तुमको ऐसे सोचना है कि क्या GIF को किसी नंबर से ऐतराज है क्या, कि वो कोई इनपुट लेने से आनाकानी नहीं करता है क्या? नो सर। नो सर। वो सारे इनपुट्स ले सकता है। तो डोमेन क्या हो गया? x बिलोंगिंग टू -∞ से लेके +∞ तक। अच्छा बताओ, इस ग्राफ का रेंज क्या होता? सर इंटीजर्स। इंटीजर्स। आउटपुट तो इंटीजर ही आ रहा है ना, क्या आउटपुट क्या 1.25 या 2.3 आ रहा है क्या? नो सर। y की वैल्यू तो इंटीजर्स की आ रही है, तो y बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। अच्छा, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? सर डिसकंटिन्यूअस एट डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। हाँ सर। एट ऑल इंटीजर्स। डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा और क्या? अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है इसलिए इसकी पीरियोडिसिटी वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता, सॉरी कॉन्केविटी के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। सर इसका रूट 1 हो गया x इज इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, चलो बहुत अच्छा बोला। रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे? So 0 to 1, 1 not included. वेरी गुड। कितने रूट्स होंगे इसके? सर इनफाइनाइट। So infinite. Finite. इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे और वो जो होंगे वो हो जाएंगे x बिलोंगिंग टू 0 से 1। मतलब पहली बार ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ कि जो रूट है वो पूरा के पूरा एक इंटरवल है। अभी तक क्या होता था, रूट्स कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते थे। हाँ मतलब ठीक है, साइन एक्स में रूट y इक्वल टू 0 के भी इनफाइनाइट होंगे। हाँ y इज इक्वल टू 0 पे भी इनफाइनाइट होंगे मतलब। लेकिन जो जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो जो पढ़े हैं अभी तक, तो इसका रूट जो है एक इंटरवल आ रहा है बस। और क्या बात करते थे हम लोग? सर बस इतना ही है, कॉन्केविटी भी कुछ नहीं है और कॉन्केविटी वगैरह तो कुछ नहीं है। अच्छा ये ग्राफ पीरियोडिक है क्या? नो सर। नो सर। नहीं पीरियोडिक नहीं है, दिस इज नॉन पीरियोडिक। सो इसकी स्लोप सर पीरियोडिक मतलब रिपीट हो रहा है, सेम ग्राफ आ जा रहा है। जैसे sin x cos x क्या जैसे है? साइन एक्स होता है वो सब, वो पीरियोडिक ग्राफ होते हैं ना। सर ये x ठीक है, बिलोंग्स टू 0 to 1 इस एग्जांपल के लिए है या फिर जनरल? क्या x बिलोंगिंग टू 0 से 1? ये जो रूट्स का आपने इंटरवल दिया है वो इस हाँ। एग्जांपल के लिए है ना? इस ग्राफ के लिए 0 से हाँ। देखो पूरा ये वाला ग्राफ जो वो लेटा हुआ है ना x एक्सिस पे, हाँ पूरा सिर्फ इतना उसी के पार्ट। लिए ना? हाँ हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। ये GIF की बात हो गई। अब बात पता है किसकी आती है? अब बात आती है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। इस फंक्शन की बात आती है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन। ठीक है, तो ये 1920 20वां ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। इसका काम क्या होता है? इट गिव्स fractional part of any input. It gives fractional part of any input. जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 क्या होता, बताओ? सर 0.7 0.7 होता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 क्या होता? सर 0 0। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.3 सर 0.3 0.3 नहीं होता, वो जो होता है ना वो 0.7 होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.3 इज 0.7। क्यों होता है अभी बताता हूँ। -5 से देखेंगे हम लोग। हाँ देखो, कोई भी नंबर x जो होता है, कोई भी नंबर, इट इज सम ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। एनी नंबर x इज द सम ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो और ऐसे हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे मान लो 5.7 है, तो 5.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया? 5 हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.7 हो गया। 6 देख लिया, तो 6 का इंटीग्रल पार्ट तो 6 ही हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं -4.3 की बात करता, तो उसका बताओ इंटीग्रल पार्ट क्या होता? -4.3 सर का -4 -5। हाँ सॉरी -5 -5 होता। तो फिर उसके लिए अकोमोडेट करने के लिए 0.7 लाना पड़ता हम लोग को, तो इसलिए जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है 0.7। सर मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 5.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? सर 0.999। अच्छा 6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता? 0 0
0। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 1 को पहुंच पाता क्या? नो सर। नहीं, नो कभी सर। नहीं। कभी नहीं पहुंच पाता। कभी 1 के नहीं। बहुत करीब जा सकता था, और जैसे ही 1 को छूने वाला होता डाउनफॉल आ जाता उसका। ठीक है, और इस चीज को हम लोग ग्राफ में भी अभी देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है। अब देखो, मेरे को किसी ने कहा कि भैया ड्रॉ करो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो मैंने क्या किया था कि मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को यहाँ से सब्जेक्ट बना लिया, दैट इज x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैंने कहा कि मैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इसका, इस चीज का ग्राफ। ठीक है सर ऐसा क्यों? अभी अभी बता रहा हूँ इसका क्यों। तो अब इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वैसे ही जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ में एक्स का इंटरवल लिए थे कि 0 से 1 के बीच में कैसा ग्राफ होता, फिर एक्स अगर 1 से 2 के बीच में होता तो कैसा ग्राफ होता, तो हम लोग ड्रॉ करते। तो अगर एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में होता और हम लोग को ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना होता, तो उस केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता? अगर एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में है तो सर 0। 0। तो हम लोग को और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता। हमेशा के लिए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता क्या हम लोग को? नहीं सर। नो सर। नहीं, बस x बिलोंगिंग टू 0 से 1 के लिए। 0 ये नहीं समझा आपने क्या बोला? बता रहा हूँ। जैसे ये समझ में आया कि हम लोग इसका ग्राफ क्यों ड्रॉ करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह? हाँ सर। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, x बिलोंगिंग टू 0 से 1 इंटरवल में ग्राफ कैसा दिख रहा होगा उतना बस पहले एक बार देख लेते हैं। तो जब x 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता तो हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते थे? 0 लिख सकते थे, वो हमेशा 0 होता। तो हम लोग को तो वैसे बाय द वे y इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने को बोला था। तो ये तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0, मतलब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया। ओके सर, गॉट इट। सर x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसा होता जाएगा ना? यस, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता। अब 1 पे क्या होता? 1 पे मैंने यहाँ पे हॉलो सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसलिए 1 पे यहाँ पे हॉलो, और ये जो है ऐसा 1 हो जाता। ये 1 क्यों था? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स का है। तो यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट 1 तक गया है तो y कोऑर्डिनेट भी 1 पे जाएगा। समझ में आया? अच्छा ये बताओ कि जब x 1 से 2 के बीच में होता तो उस केस में y इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x-1 आता। x माइनस 1 आता। अब x माइनस 1 ये ग्राफ एक तरीके से कहाँ से स्टार्ट होता? 1 से स्टार्ट होता, और ये इसके पैरेलल ऐसे जा रहा होता। कहाँ तक? समझ में आया बच्चों? ये क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ No, बोलो। sir. सर नीचे हाँ? सर है। सर वो 1 से क्यों स्टार्ट हुआ, आप एक और बार रिपीट कर सकते हैं? देखो, जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा ना, जैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो x की वैल्यू जब तुम 1 पुट करते तो y की वैल्यू 0 होती। इसका मतलब 1,0 पॉइंट होता ग्राफ के ऊपर। तो वो 1 से एक तरीके से 1 से क्रॉस करके जा रहा होता ग्राफ, ऐसे टाइप का। ठीक है, अब लेकिन हम लोग को तो जो ये वाला y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है वो किस x के लिए वैलिड है? 1 से 2 के बीच में। तो इसका जो सेगमेंट होता 1 से 2 के बीच में वो तो बस यही वाला होता है ना।
समझे? यस सर। सर नहीं समझा वो y इज इक्वल टू x माइनस 1 वाला। अरे स्ट्रेट लाइन में लाइन का इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना स्ट्रेट लाइन हाँ में। सर। यस सर। तो जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये कैसी लाइन होती? एक ऐसी लाइन होती जो 1 से पास कर रही होती, और इसका स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस सी जैसे जो होता था, और इसका स्लोप जो है वो 1 होता, तो वो ऐसी लाइन होती। लेकिन हम लोग की जो ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, ये किस x के लिए वैलिड है? बस 1 से 2 के लिए। तो 1 तो यहाँ पे है ही, और 2 यहाँ पे हो गया होगा मान लो। तो बस इतना पोर्शन ही जो है एलिजिबल है y इज इक्वल टू x माइनस 1 होने के लिए, क्योंकि 2 के बियॉन्ड फिर y इज इक्वल टू x माइनस 1 थोड़े होगा, फिर और कुछ हो जाएगा, x में से और कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। यस सर समझा। अब ऐसे ही 2 से 3 के लिए भी ना ऐसे ही टाइप का ग्राफ बनता है। -1 से 0 के लिए वो भी ऐसे ही टाइप का बनता है। फिर ये भी ऐसे ही टाइप का बनता है, ये भी ऐसे ही टाइप का बनता है। इतना समझ में आ गया? तो ये जो है किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो देखो ये ग्राफ 1 वाला y कोऑर्डिनेट अचीव किया क्या? नहीं नो सर। नहीं, ये 1 के बहुत करीब तो पहुंचा, लेकिन 1 को अचीव नहीं किया इसने। ओके चलो, तो इसके पैरामीटर्स लिखते हैं। लेट्स राइट इट्स पैरामीटर। चलो इसका डोमेन बताओ क्या होगा? सर ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स। यस, -∞ से लेके +∞। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ नाटक होता है क्या कुछ इनपुट लेने में? नहीं नहीं, वो कोई भी इनपुट ले सकता है, और ग्राफ से भी देख सकते हैं कि तुम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, इसका रेंज बताओ भाई क्या होता सर है? 0 to 1 0 to included 1 नहीं है। नॉन इंक्लूडेड। 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, इसके रूट्स क्या होते हैं? सर इंटीजर्स। इंटीजर्स। x बिलोंगिंग टू ऑल इंटीजर्स, x बिलोंगिंग टू ऑल इंटीजर्स। और सर डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे। हाँ, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, कह सकते हैं सर? यस सर। Yes, सर और sir. पीरियोडिक है ये ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ पीरियोडिक है, ये ग्राफ पीरियोडिक ग्राफ है, क्योंकि ये अपना ये अपना कॉपी पेस्ट टाइप का हो रहा है, और कितने लेंथ के बाद बिहेवियर रिपीट कर रहा है? 1 यूनिट के 1 बाद। यूनिट। तो इसका पीरियड जो है वो 1 यूनिट हो गया। तो दिस ग्राफ इज पीरियोडिक विथ पीरियड व्हाट? 1 यूनिट। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन है तो कॉन्केविटी वगैरह के बारे में तो बात कही ही नहीं जाएगी। और बस। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अच्छा हाँ, चलो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? टेंडिंग टू Not 1। defined. नॉट एग्जिस्ट। यस, डज नॉट एग्जिस्ट। मन को तसल्ली देने के लिए 1 के बहुत करीब होगी। सर हाँ सर कुछ नहीं। ठीक है। सर एग्जाम में पूछा, ऑप्शन दिया डज नॉट एग्जिस्ट और टेंडिंग टू 1, तो कौन सा राइट लेंगे? एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं देगा। ओके। ठीक है। मल्टीपल करेक्ट दे देंगे शायद। नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, मतलब अब तुमको डज नॉट एग्जिस्ट टिक करना होगा। ठीक है। ओके, ये हो गया।
सबको समझ में आ गया ये ग्राफ के बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट? हाँ सर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कौन से ग्राफ पे पता है? हाँ, सर्कल। लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ। सर इसमें तो प्लेन्स मिलते हैं हमको। हाँ, इसमें प्लेन्स मिलते हैं। सर ये तुम थोड़ा लोग ने ऊपर शायद स्क्रॉल कीजिए, एक मिनट। एनसीईआरटी स्कूल में में पढ़ा करा है। यस सर। से वो हाँ। पूरे एड करके निकालो। नहीं सर, एक मिनट सर, नीचे नीचे नीचे। हाँ सर, थैंक यू। सर लीनियर इक्वालिटी के ग्राफ में आप भी उतना ही बताओगे जितना एनसीईआरटी वाला है? हाँ, बस उतना ही। एनसीईआरटी वाला जो है कि जैसे मान लो कि क्या लिख लूँ मैं, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, से ये है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? ये एक प्लेन बताएगा। तो मैं एग्जांपल के थ्रू ही शो कर रहा हूँ, कुछ कहानी नहीं लिखा रहा हूँ उसके पीछे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर इक्वालिटी कर देंगे। हाँ, इक्वालिटी का ग्राफ, इक्वालिटी ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, x फिर + 2y उसके इज इक्वल टू 1। आसपास पॉइंट देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो x + 2y इज इक्वल टू 1 कैसा होता है वो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन में आता ही होगा कि कैसे ड्रॉ करना है, x + 2y इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x + 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा। अब क्या करूंगा मैं कि कोई एक पॉइंट देख लूंगा। मोस्टली क्या होता है कि अगर हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास न कर रहा हो तो ओरिजिन पुट करके देख लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ओरिजिन पुट करूं 0,0, तो उससे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स है। फॉल्स। तो दूसरा साइड होगा फॉल्स है, फॉल्स है। तो देखो हो क्या रहा है कि ये जो लाइन है इसके एक साइड, ये एक साइड है और दूसरा साइड ये है। तो ये वाले साइड में ओरिजिन है और ओरिजिन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग ओरिजिन वाले रीजन को शेड नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट वाले रीजन को शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा एकदम चला जाएगा, ऐसे पूरा। ये जो है इस इनइक्वालिटी का वो हो गया ग्राफ, रीजन हो गया, ये प्लेन हो गया। समझ में आया सबको? बोलो बच्चों। यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, यस सर। सर तो ये क्या हर बार ओरिजिन से देखना पड़ेगा, तो वैसे शेड करना रहेगा? हाँ, एक एग्जांपल हम लोग ओरिजिन से पास करने वाले का भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि अगर कांस्टेंट टर्म है तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होता, जैसे एग्जांपल 2 में अगर ले लूं, y + 2x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका जो इक्वालिटी वाला पार्ट होता वो क्या होता, y + 2x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो रहा होता, ये ओरिजिन से पास कर रहा होता। तो ओरिजिन से कैसा पास कर रहा होता, ये ऐसे टाइप का कुछ बन रहा होता। ठीक है सर इसमें हम कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का ले लेंगे, 0,1 हाँ, या 1,0। यस, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे 1,0 ले लो, जैसे इसमें 1,0 डाल दिया, x पॉजिटिव x एक्सिस, तो वो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? 2 < 0 नहीं किया। इसका मतलब कि मैं इधर वाला पार्ट नहीं लूंगा, मैं इधर वाला पार्ट लूंगा। नहीं समझा सर। समझ गए? नहीं समझे? नहीं सर अगर इक्वालिटी वाली साइड नहीं होगी तो वो लाइन नहीं होगी ना बस।
हाँ, इक्वलिटी वाली Dotted साइन बनाएंगे। नहीं तो हाँ, जो लाइन है उसको डॉटेड कर देंगे। ओके सर। देखो मैंने क्या किया, जैसे अब ओरिजिन तो डाल के नहीं देख पाएंगे इसमें हम लोग, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से ही पास कर रही है। तो हम लोग ने कोऑर्डिनेट एक्सिस का कोई पॉइंट ले लिया, से 1,0 ले लिया। अब 1,0 इसमें डाला तो y की जगह 0 है और x की जगह 1 है, तो उससे 2 < 0, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब 1,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1,0 अगर सेटिस्फाई कर गया होता है, यहाँ पे ट्रू आ गया होता, तो जिस साइड 1,0 है उस साइड को मैं शेड करता, उस पूरे साइड को शेड कर दिया होता मैं। अगर वो अप्लाई होता क्योंकि 1,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके ऑपोजिट साइड को शेड कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा समझ गया। चलो तो ये किसका बात हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी का। और इसका ग्राफ आई होप तुम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, स्कूल वगैरह में। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो होता है वो सर्कल का होता है। उसका भी ग्राफ होता है? सर्कल का भी होता है। तो सेमी सर्कल होता है। मतलब मैं y = अब नहीं बात कर रहा, सर्कल का जो इक्वेशन होता है ना, उसकी बात करते हैं। हाँ सर x² + y² = r² ऐसे करके रहता है। मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। जैसे मान लो x - x0 का होल स्क्वायर प्लस y - y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। x0 y0 इसका सेंटर हाँ, है। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है ना वो सर वो x0, x0, y0 y0 पे रहता है। और इसका जो रेडियस है वो r रहता। ठीक है, इसका रेडियस क्या रहता, r रहता। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता, इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल जिसका x0 y0 क्या हो गया, सेंटर हो गया, और रेडियस तुम्हारा r हो गया। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब क्या होता है कि कभी कभी सर्कल का इक्वेशन दिया रहता है और हम लोग को इस फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं देखो जरा। जैसे मान लो कि मैं लिखूं, क्या लिखूं, x² + y² - 2x - 4y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है? सर्कल का इक्वेशन ऐसे टाइप का होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है। सर्कल हम लोग पढ़ेंगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x² + y² + समथिंग x + समथिंग y + सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। मतलब सर्कल के इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल रहता है, और x × y का कोई भी टर्म मौजूद नहीं होता है सर्कल के इक्वेशन में। तो इसको तुम वेरीफाई कर पा रहे हो कि जो हमारे सर्कल का जो मैंने ये इक्वेशन लिखा है ये सर्कल का ही है। सर उनका कोफिशिएंट 1 होता है या फिर इक्वल होता है? देखो इक्वल होता है, मतलब 1 बना भी सकते हैं। जैसे मान लो 2x² और 2y² होता तो 2 कॉमन लेके उधर भेज दिए होते। हाँ सर। ठीक है, मोस्टली हम लोग कोशिश यही करते हैं कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 बन जाए, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए क्वेश्चन। वरना एलेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका इन दोनों को लेके कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो x² - 2x ये क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करते थे 1। याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत कंप्लीटिंग द स्क्वायर? यस सर। यस सर। फिर इन दोनों को लेके मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करता, तो y माइनस इसका आधा 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर 4
और इस -4 को मैं इधर लेके आ जाता। समझ में आया? तो ये किस फॉर्म में बन गया? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज Sir is इक्वल equal to टू 3 square. 3 स्क्वायर। ठीक है, और हाँ 9 को क्या लिख लिया? 3 स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि ये हम लोग चाहते हैं कि ये r स्क्वायर के फॉर्म में दिखे तुमको। तो ये सर्कल कैसा होगा? जिसका सेंटर 1, 2 होगा और जिसका रेडियस 3 होगा। सर एक मिनट वो इक्वेशन दिखाइए ना हाँ? सर्कल की, कौन सी सर्कल की इक्वेशन दिखाऊं? आपने जो लिखी ना ऊपर। हाँ अच्छा, ये हाँ हो गया। ओके, हाँ आगे बढ़ा जाए हम लोग। सर ओके, सो ये हो गया इसका। तो ये कुछ दिख रहा होगा, ऐसे टाइप का सर्कल दिख रहा होगा। इसका सेंटर 1, 2 होगा और रेडियस 3 यूनिट्स होगा। ठीक है, सर कोएफिशिएंट देख के बताने के लिए डायरेक्ट फार्मूलाज भी रहते हैं ना? हाँ होता है, इसके चक्कर में मत रहो अभी तो फिलहाल। ओके, ये हो गया सर्कल की बात। सर्कल के बाद बारी आती है किसकी? पैराबोला की। सर अभी आप सारे कोनिक सेक्शंस का पढ़ा रहे हैं? हाँ, कि उनके ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, एटलीस्ट उसका आइडिया तो होना चाहिए ना हम लोग को। यस सर। हाँ तो देखो, पैराबोला में ए को हम लोग हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। अभी मैं पैराबोला का इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें ए वाला एक कांस्टेंट आ रहा होगा। तो कोई भी पैराबोला का इक्वेशन हो, उसमें ए को हम लोग हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो देखो, 4 पैराबोला का इक्वेशन होता है। y² = 4ax, दूसरा x² = 4ay, तीसरा y² = -4ax और चौथा x² = -4ay। ठीक है, और इनको याद करने का बहुत आसान तरीका होता है, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि कैसे याद करते हैं। तो देखो, इनमें से 4 जो पैराबोला होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे दिखते हैं। एक ऐसे टाइप का होगा, एक ऐसे टाइप का होगा, एक ऐसे टाइप का होगा और एक ऐसे टाइप का होगा। ठीक है, तो अब कौन सा किस टाइप का होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो तुमको ये तो पता चल गया कि इन चारों में आपस में कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं। अब तुम ऐसे सोचो, y² है तो y² तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। हाँ और 4 × a वो भी हमेशा पॉजिटिव होता। हाँ मतलब x को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ तो ये बताओ, x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा बन सकता है? ऐसे ही टाइप का बन सकता है। हाँ समझ में आया? सर बट हम सिर्फ टॉप हाफ लेते हैं ना, वरना वो फंक्शन नहीं रहेगा। नहीं, वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग y = √x टाइप की जब बात करते तब बात करते हैं हम लोग। अभी अच्छा तो ओके सर, इसमें दोनों मैं लेंगे। ओवरऑल, हाँ अभी मैं ओवरऑल पैराबोला की बात कर रहा हूँ। अभी ओके हम लोग सर। ऐसा नहीं कि फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर। स्टूडेंट समझ में आया कि y² = 4ax कैसे मैंने तुरंत निकाला? हाँ सर। यस सर। अब यहाँ पे भी देखो, x² तो हमेशा पॉजिटिव होना है, 4a भी हमेशा पॉजिटिव होना है। इसका मतलब y को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो y हमेशा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? सर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ग्राफ बन सकता है? ऐसे टाइप का।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर तुम याद करो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो ऐसे ही टाइप का था। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं a की वैल्यू 1/4 ले लेता तो वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाता ना। यस सर। अच्छा, तीसरा थर्ड वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब देखो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, -4a नेगेटिव हो जाएगा, तो x को क्या होना पड़ेगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। सर वो पहले वाले ग्राफ का मिरर बन जाएगा। हाँ, तो x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। उसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a -4ay। तो वो जो है, अब ड्रॉ कर देता हूँ, वो ऐसे टाइप का हो जाएगा। और तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो यहाँ पे सारी जगह, जितनी भी जगह है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर आपने 4 क्यों लिखा है सब में अलग से, मतलब वो a में क्यों नहीं डाल दिया? मैं उसका भी पूछने वाला था, आपने 4 उसका क्यों चूजा? सिग्निफिक 4 से क्या होता है कि कुछ जैसे हर एक कर्व के जो होते हैं ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 4 लेने से वो पैरामीटर्स जो है वो उसके फॉर्मूलेज अच्छे आते हैं, मतलब इंटीजर टाइप के आते हैं, फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। ओके सर। ठीक है, इसलिए 4a लेते हैं। ओके, ये पैराबोला हो गया। पैराबोला के बाद आता है एलिप्स। सर आप रिपीट कर दोगे क्या, कैसे याद रखना है? मैं पूरा लैग हो गया था मेरा। देखो, क्वाड्रेंट से याद रखना है। मैं एक का एग्जांपल देता हूँ। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, 4a भी हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब x को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, x पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ग्राफ बनता है? यही वाला बन सकता था। यस। तो ऐसे ही सारे ग्राफ हो गए। ओके सर। एलिप्स, तो एलिप्स में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के एलिप्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक होता है वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स अंडे टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो एलिप्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो होता है उसमें ए बी से बड़ा होता है, ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी होती है। वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, ए बी से छोटा होता है। तो एलिप्स कैसा दिख रहा होता है? एलिप्स जो है ओवल शेप का। हॉरिजॉन्टल एलिप्स नाम से क्या पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल में चपटा होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा फ्लैट हुआ होगा। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0, इसका -a,0, इसका 0,b, 0,-b। और वर्टिकल एलिप्स में क्या होगा? वर्टिकल एलिप्स में ऐसे टाइप का होगा। इस एक्स एक्सिस पे a,0, -a,0, 0,b एंड 0,-b। ठीक है, ये वर्टिकल एलिप्स हो गया। और तुम देख सकते हो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में इतना जो लेंथ है वो a है और इतना जो लेंथ है वो क्या है, b है। और a b से बड़ा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में ज्यादा स्ट्रेच्ड है एज कंपेयर टू वर्टिकल में।
वाई एक्सिस के अलॉन्ग। वैसे यहाँ पे इतना लेंथ b है और इतना लेंथ क्या है, a है, और b बड़ा है इससे, इसलिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज्यादा स्ट्रेच्ड है। सर ये सिमेट्रिक है ना एक्सिस के अलॉन्ग या थोड़ा अलग? सिमेट्रिक है, वो थोड़ा सा डायग्राम बनाने में वैसा ऊपर बनेगा। जाएंगे क्या? किधर जाऊं, ऊपर एलिप्स के भी ऊपर? हाँ सर, जस्ट एक सेकंड के लिए। थैंक यू सर, चेक कर। ओके, एलिप्स के बाद आता है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दूसरा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो इधर तो 1 है दोनों जगह, जहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है वहां पे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनता है, एच बी मतलब हाइपरबोला। और जहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होता है वहां पे आपका वर्टिकल हाइपरबोला बनता है। कैसा बनता है वो देख लो, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, तुमको पता है हाइपरबोला जो होता है वो ऐसे टाइप का होता है। ये सर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि वो तो x into y equal to some constant, x into y is equal to c स्क्वायर होता है, वो ऐसे टाइप का होता है। हाँ ऐसे टाइप ये केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में वो लोग तुम लोग पढ़ते हो क्या, थर्मोडायनामिक्स सर ओके। अब किसी को लग रहा होगा कि सर ये वाला जो हाइपरबोला है ये तो एक तरीके से दो पैराबोला है। नहीं सर, वो असल में स्लोप वेरी करता है थोड़ा। तो ये जो हाइपरबोला है ना, ये जो दो मैंने लाइंस बनाई हैं, ये लाइंस एक तरीके से कौन सी लाइन से पता है, एसिम्प्टोट वाली लाइन है। हाँ सर, एसिम्प्टोट वर्ड का मतलब पता है ना सबको? यस सर, वो Yes, लाइन sir. तरफ मीट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाँ, मतलब ये वाला जो कर्व है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो इस लाइन के करीब आते जाएगा, मीट नहीं करेगा। सिमिलरली इधर भी सेम कहानी। ठीक है। और पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में ग्राफ की हॉरिजॉन्टल होने की टेंडेंसी होती है। पैराबोला की, अगर पैराबोला के ग्राफ की तुम बात करो तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होने की। और हाइपरबोला की टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल होने की हो रही है क्या? नो सर, No, वो sir. एसिम्प्टोट को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक स्ट्रेट, एक इंक्लाइंड लाइन की तरफ जाने की टेंडेंसी हो रही है इसकी, हाइपरबोला की। समझ में आया? तो ये अंतर होता है हाइपरबोला और पैराबोला में। तो अभी तो बस इतना ही ध्यान रखो, वैसे ये सब चैप्टर्स पढ़ोगे तुम। अच्छा, वर्टिकल हाइपरबोला में क्या होता है? सर वो y एक्सिस के ऊपर एक्सिस को कट करता है। जैसे यहाँ पे से एसिम्प्टोट्स रहते और जो हाइपरबोला होता है वो वर्टिकल टाइप का होता है, मतलब एक्सिस को इंटरसेक्ट ऐसे टाइप का और ऐसे टाइप का होता है। ये पॉइंट जो होता वो a,0 और -a,0 होता, और ये पॉइंट जो होता वो 0,b एंड 0,-b होता। ठीक है, ये हाइपरबोला का ग्राफ हो गया।
सर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में बी कहाँ पर आता है? क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में बी जो है ना वो यहाँ पे आता है, इधर आता है 0,b और 0,-b। वो बी पता है कौन सा होता है? वो बी होता है कि जैसे इस हॉरिजॉन्टल का अगर तुम सर सेम मतलब माइनस साइन, हाँ माइनस साइन इंटरचेंज कर दो तो उससे ये बनेगा, और इसको जब तुम इधर लेके आ जाओगे तो वो सर इसके उससे जो ऊपर, क्वाड्रिलेटरल वो बनेगा उसमें इंटरसेप्ट रहेगा। हाँ अच्छा सर, समझा सर। तो खैर उसकी कभी जरूरत नहीं है, इनको हम लोग कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहते हैं, 0,b 0,b। ठीक है। ओम क्या पूछ रहे हो? डज दैट, व्हाट इज दैट एंगल, विच एंगल? सर वो एसिम्प्टोट का। हाँ, एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल। सर वो इक्वेशन क्या होगा एसिम्प्टोट का? मतलब एसिम्प्टोट्स का जो इक्वेशन होता है ना, चलो वो भी बता देते हैं। जैसे दो लाइन्स है ना, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इनका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय ए एक्स। ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होता है। ठीक है, तो b बाय ए एक्स मतलब ये पॉजिटिव वाला, और माइनस b बाय ए एक्स मतलब ये नेगेटिव वाला। इसलो मतलब इसका जो हो जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू b बाय ए एक्स हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b बाय ए एक्स हो जाएगा। तो वही प्लस माइनस b बाय ए एक्स लिखिए, दोनों को इंक्लूड कर देगा। इतना समझ में आया? हाँ यस सर। यस सर। ओके, यस तो सर। अब ये सारे ग्राफ्स को याद रखो, इतने सारे ग्राफ्स को। सब एलन और लॉग के बचे हैं ना? हाँ, सर लॉग का बचा हुआ है ना? लॉग का बचा है क्या? हाँ सर, मतलब आपने ये लिस्ट में नहीं कराया। अच्छा, लॉग का नहीं कराया मैंने। नो सर। भूल गया क्या? 21 ही हो रहे थे काम करके, लॉग और एलन रह गए होंगे। अच्छा, चलो करा देता हूँ। सर बट आपने कर्व ट्रेसिंग में तो lnx का बताया था, और नहीं पहले भी मैं आप बता देता इसका हूँ। शेप बता चुके। ठीक है, बता देता हूँ, दैट इज मैंडेटरी, वो तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ देख लो, टाइम नहीं लगेगा। y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। सर आपकी स्क्रीन शेयर स्क्रीन बंद है। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद है। सॉरी 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 सॉरी। सर आप नोट्स भेज दीजिए ना सारे ग्राफ्स के। हाँ हाँ, वो तो करूँगा ही मैं। screen sharing बंद है। अभी आया? यस सर। ओके, सो y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। इसमें क्या होता है, इसमें दो वैरायटी ऑफ ग्राफ होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन a की वैल्यू, a ग्रेटर देन 1 एंड a बिटवीन 0 से 1। तो जब a ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो इसका जो ग्राफ होता है
वो ऐसे टाइप का होता है। और जब a 0 से 1 के बीच में होता है तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे टाइप का होता है। ये 1 वाला पॉइंट है, 1,0 दोनों जगह 1,0। ठीक है, ये y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के हम लोग अगर सारे पैरामीटर्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोनों के लिए डोमेन जो है वो क्या होगा बताओ? और पॉजिटिव नंबर 0 सर से 0 टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी। रेंज जो होता है वो होता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फिर ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता जहाँ जहाँ डिफाइंड होता। उसके बाद कॉन्केविटी में सर इसका यहीं पे लिख कॉन्केविटी देते हैं, ये डाउनवर्ड्स और वो ऑलवेज अपवर्ड्स है। ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड, ये कॉन्केव अपवर्ड। और सर रूट्स जो है वो 1 1 है। रूट्स x इज इक्वल टू 1। और क्या होगा? बस सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी दोनों नॉट नॉट एग्जिस्टिंग है वो। मैक्सिमम Does not वैल्यू exist. मिनिमम वैल्यू दोनों डज नॉट एग्जिस्ट। तो एसिम्पटोट होगा एसिम्पटोट इसका होगा y एक्सिस। y-axis. एसिम्पटोट इज y एक्सिस और y एक्सिस को हम लोग x इज इक्वल X टू equal 0 to भी 0. के भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है। एक ग्राफ है y इज इक्वल टू a रेज टू x का। सर वो एक्सपोनेंट फंक्शन का एकदम वो हाँ, इनवर्स ग्राफ रहता है तो उल्टा फिर है। इसकी डोमेन उसका रेंज हो जाती है, उसका रेंज इसका डोमेन हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे दो केस लेते हैं, a ग्रेटर देन 1, यहाँ पे भी a बिटवीन 0 से 1। चलो, तो इसमें कैसा ग्राफ होता है? लेट मी शो यू। a ग्रेटर देन 1 का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे टाइप का होता है, और a बिटवीन 0 से 1 का जो ग्राफ रहता है वो ना ऐसे टाइप का होता है। ये पॉइंट 1 और यहाँ पे भी ये पॉइंट 1। ठीक है, अच्छा ये दोनों ग्राफ्स जो है वो कॉन्केव अपवर्ड ही होते हैं। यहाँ पे ये भी कॉन्केव अपवर्ड है, ये भी कॉन्केव। तो सर इसमें हम a को कभी माइनस नहीं लेते हैं। नहीं नहीं, x क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स हैं ना। हाँ। तो इसमें डोमेन क्या हो गया? माइनस सर ऑल रियल इन्फिनिटी से वैल्यूज। रेंज जो हो गया वो हो गया 0 से 0 टू इन्फिनिटी। फिर ये एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, Always concave upward. कॉन्केव अपवर्ड वाला ग्राफ है। और फिर मैक्सिमम, Asymptote x-axis हाँ, मिनिमम वैल्यू does not exist. ये लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका जो एसिम्पटोट होता है वो होता है x एक्सिस which Y is equal to y 0. is equal to 0. Asymptote is x axis which is y is equal to 0. ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये सारे Yes, ग्राफ हो sir. गए। सर अब लॉग में इनइक्वालिटी सिर्फ बिटवीन 0 to 1 में रिवर्स होता है ना? हाँ, लॉग में इनइक्वालिटी बिटवीन 0 से 1 में रिवर्स होता है। और वो a raised to x में भी वैसे ही होता है। हाँ, a रेज टू x में भी अगर a 0 से 1 के बीच में हो तो रिवर्स होता है। ओके सर। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ सर जैसे जो log x to the base a में जो a is greater than 1 में जो हमारा ग्राफ रहता है, हाँ उसमें सीखा था हमने स्कूल में कि y is equal to x वाली अगर लाइन बनाए तो उसके मिरर वाली इमेज अपना हाँ y is equal to a to the power x रहता है। बट सर हाँ, जब a 0 to 1 के बीच में लाई करते तो फिर ऐसे मिरर नहीं बन रहा।
तब भी बनता है ना, सर देखो तो वो किस माइनस इक्वेशन एक्स के अलॉन्ग रहता है बनता है? नहीं नहीं शायद, नहीं रुको, जैसे मैं कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मेरा a 0 से 1 के बीच में है और a रेज टू x और log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो सबसे पहली बात तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये है। अब a रेज टू x का ग्राफ कैसा होता, वो कुछ ऐसा ग्राफ होता। और log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ कैसा होता, वो कुछ ऐसा होता। ठीक है, अब तुमको अगर समझना है ना कि ग्राफ सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो तुम ऐसे देखो, इस लाइन को देखो, और इस लाइन को अगर मैं वर्टिकल कर दूं, इमेजिन करो कि इस लाइन को मैं अगर वर्टिकल कर दूं, तो एक ग्राफ इधर से ऐसे आ रहा है और एक ग्राफ इधर से ऐसे टाइप का आ रहा है। अच्छा हाँ सर समझा। वो सिमेट्रिकल रहता है, मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन था कि विजुअलाइज नहीं हो रहा, हाँ हाँ सर। सिमेट्रिकल अभी भी है, उसको लगा बस इंटरसेक्शन नहीं होता होगा। नहीं अब नहीं वो उससे इसको विजुअलाइज करना दिक्कत हो जाती है कि ये सिमेट्रिकल है। तो अगर इस येलो वाली लाइन को तुम वर्टिकल कर दो ना, मतलब इस ग्राफ को से तुम 45 डिग्री रोटेट कर दो, इस ग्राफ को 45 डिग्री ऐसे रोटेट कर दो, तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना ही करते हैं। सर ये हमेशा y इक्वल टू एक्स भी होता है क्या? y मिरर इज वाला इक्वल टू, लाइन। हाँ y इज इक्वल टू x मिरर होता है इसका, और इंटरसेक्ट जो है वो y इज इक्वल टू एक्स पे ही करता है। ओके सर। ठीक है, चलो ओके। सो अब तुम लोग क्या क्या कर सकते हो वो बताता हूँ मैं। ब्लू वाली बुक मंगवा ली? यस सर। यस सर। अब उसमें तुमको क्या क्या करना है, एक बार बुक ले लो, लेके आ जाओ जल्दी से। सर कौन सा पेज नंबर? बता रहा हूँ। सो उसमें क्या करना कि अब देखो, इसमें तुमको काफ़ी नई चीज़ें भी मिलेंगी कि हो सकता है मैंने ना पढ़ाया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन तुम लोग रीड करोगे तो तुमको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चैप्टर 1 जो है उसको तुमको पूरा रीड करना है। फिर उसके बाद जो चैप्टर 2 है, इसमें जो है कहाँ तक रीड करोगे, चलो एक बार पूरा रीड करना चैप्टर 2 भी। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा तुम लोग को, नई नई चीज़ें, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसको पूरा रीड करना है तुमको।
समझ में आया? यस सर। सर दूसरा बुक कौन सा बोला आपने? दूसरा बुक वही ब्लू वाला बुक, सेंगेज का ग्राफ्स वाला बुक। हाँ ओके सर। ठीक है सर, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इसको रीड करना, उसमें से काफ़ी चीज़ें तुमको नई मिलेगी, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना। ओके, सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। गुड बाय। थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।